बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। क्राइस्ट चर्च मरहूमीन के रिश्तेदारों में बेचैनी। ओहदेदारों ने कहा 4 शंबे तक तमाम मैयतें हवाले कर दी जाएंगी। न्यूजीलैंड हमला आवर का मेंटल बैलेंस खराब नहीं है, अदालत में अपना केस लड़ेगा, वकील का बयान। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने गन लॉ सख्त करने का किया फैसला, तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। नीदरलैंड्स की ट्राम में फायरिंग से दहशत, 1 हलाक कई जख्मी। हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका सीरिया में 1000 सिपाहियों को बरकरार रखेगा, बागोस में लड़ाई जारी। फलस्तीनी के हमले में इस्राएली सिपाही और यहूदी आलिम हलाक। नेतन्याहू ने कहा हमें नहीं हटाया जा सकता। मोहम्मद बिन सलमान ने 1 साल पहले मुखालिफिन को खामोश करने के लिए खुफिया ऑपरेशन को मंजूरी दी, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। असद ओवैसी ने हैदराबाद से नॉमिनेशन दाखिल किया। मनोहर पारिकर को आखिरी विदाई। गोवा में नए चीफ मिनिस्टर की तलाश शुरू। कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया, जबरदस्त सरगर्मियां। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। नीदरलैंड्स के शहर यूट्रिच में एक शख्स ने ट्रैम गाड़ी के अंदर फायरिंग कर दी, जिससे दहशत मच गई। बताया गया कि इस इलाके को घेर लिया गया और इमरजेंसी वर्कर्स फौरी मकाम पर पहुंच गए। समझा जा रहा है कि बंदूक बरदार फायरिंग के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दी के जाविये से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। वजीर आज़म मार्क रूटे ने एक हंगामी इजलास की सदारत की, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया गया। ये वाक़या मकामी वक्त के मुताबिक दिन के 10:45 पर पेश आया। हमले के बाद मकाम पर 3 हेलीकॉप्टर्स को भी भेज दिया गया। एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि एक शख्स बेकाबू अंदाज में गोलियां चला रहा था। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि उसने जख्मियों के ढेर देखे। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब पिछले जुमे को क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिससे कोई 50 नमाजी जाँ बहक हुए थे। वजीर आज़म ने बताया कि उन्हें इस वाक़े पर काफ़ी तशवीश है। फायरिंग के वाक़े के बाद पूरे मुल्क में अलर्ट कर दिया गया है। इस हमले में कम से कम एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक की गई है और कई जख्मी हुए हैं। हुकूमत ने सूरत हाल के बारे में जानकारी देने के लिए एक हॉटलाइन नंबर भी दिया है। नीदरलैंड्स के हमला आवर को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि उनकी कैबिनेट ने गन लॉ सख्त करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कैबिनेट की एक मीटिंग के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में क्राइस्ट चर्च कत्लेआम के बाद इत्तेफाक राय से यह फैसला किया गया। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि गन लॉस में तब्दीली के लिए काम शुरू किया जा रहा है और तफसीलात का 10 दिन के अंदर ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस शख्स पर मस्जिदों में शूटिंग का इल्जाम है वो न्यूजीलैंड का शहरी नहीं है और हुकूमत मुल्क में गोरों की बरतरी के हामियों के मसले को नजरअंदाज नहीं करेगी। जेसिंडा आर्डर्न ने कहा कि हमला आवर ने 5 बंदूकें इस्तेमाल की, जिनमें 2 सेमी ऑटोमेटिक थीं जो गन लाइसेंस के साथ खरीदी गई थीं और इनमें तब्दीलियां की गई थीं। न्यूजीलैंड हमला आवर के वकील ने कहा है कि उनका मौक्किल दिमागी एतबार से गैर मुस्तहकम नहीं है और अदालत में अपनी नुमाइंदगी करना चाहता है। पहली सुनवाई के दिन हमला आवर ने अपनी जबान नहीं खोली थी, लेकिन वो शरारत से मुस्कुरा रहा था और गोरों की बरतरी वाली ओके की अलामत दिखा रहा था।
کرائسٹ چرچ میں میتیں نہ ملنے کی وجہ سے رشتہ داروں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس حملے کے 3 دن گزر چکے ہیں لیکن اب تک زیادہ تر میتوں کو رشتہ داروں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ وہ چہارشنبے تک تمام میتیں حوالے کر دیں گے۔ اس دوران کرائسٹ چرچ کے قبرستان میں کئی قبریں کھودی گئی ہیں۔ آسٹریلیا سے کئی والنٹیئر دہشت گرد حملے کے متاثرین کی مدد کے لیے کرائسٹ چرچ پہنچے۔ ایمبولینس سٹاف نے کرائسٹ چرچ حملے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ سٹاف نے کہا کہ مسجد کے دروازے سے لگ رہا تھا جیسے کہ خون کی ندی بہہ رہی ہے۔ کرائسٹ چرچ حملے کی تحقیقات کے لیے 250 سے زیادہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ خبر ہے کہ آسٹریلیا کی پولیس نے حملہ آور کے گھر والوں سے بھی پوچھ تاچھ کی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کرائسٹ چرچ حملے کے زخمیوں سے ملاقات کی۔ ایران نیوی نے اپنی 61ویں نیول گروپ کو ایک مشن پر باب المندب روانہ کیا تاکہ ایرانی جہازوں کی شپنگ روٹس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس گروپ میں ڈیزاسٹر جہاز بھی شامل ہے۔ ایران نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل اشین تشت نے یہ بات بتائی۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے ساحلی علاقے میں بڑے پیمانے پر 4 گیس فیلڈز کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اسے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی ناکامی بتایا جا رہا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران کی حکومت امریکی پابندیوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ وزارت سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں کارروائی شروع کرے۔ ترکی نے امید ظاہر کی ہے کہ عراق، ایران اور سیریا کردستان ورکرز پارٹی KPP کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ترکی نے سنجار میں ایک واقعے کے بعد یہ بات کہی جس میں یزیدی فرقے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران اور ترکی نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ وہ مل کر کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف آپریشن کریں گے۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس دوران عراق اور ایران 1975 کے ایک سمجھوتے پر عمل کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں جس کے تحت وہ کردوں کی مدد کرنے والے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی سطح گھٹائیں گے۔ ترکی سیریا سے بھی کہہ رہا ہے کہ وہ 1998 کے ایک سمجھوتے پر مل کر کام کرے جس کے تحت سیریا کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف کارروائی کا پابند ہے۔ سیریا کے باغوس ٹاؤن میں اب بھی ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آئس کے کنٹرول والا آخری ٹاؤن ہے جہاں امریکی تائید والی SDF نے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی عورتوں، بچوں اور مردوں نے باغوں سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ بعض علاقوں میں ابھی لڑائی ہو رہی ہے۔ امریکہ سیریا میں تقریباً 1000 سپاہیوں کو برقرار رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام سپاہیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے۔ ترکی اور کرد فورسز اور یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس بات چیت میں سیریا میں سیف زونز بنانے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے ترکی پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کے دوران ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ترکی امریکہ کا دوست ہے یا دشمن، جس کا انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا لیکن تعلقات میں کئی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ جان بولٹن نے کہا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے قریبی دوستوں یعنی اسرائیلیوں کے ساتھ اس کے خراب تعلقات ہیں۔ حالیہ عرصے میں ترکی اور اسرائیل کے بیچ لفظی تکرار ہوئی تھی۔ جان بولٹن نے رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے پر بھی ترکی پر تنقید کی۔ مغربی کنارے میں ایک حملے میں زخمی ایک یہودی عالم ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو پیش آیا تھا اور پیر کو اس یہودی عالم کی موت کی تصدیق کی گئی۔ اس واقعے میں ایک اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوا اور ایک زخمی ہوا۔ 47 سالہ یہودی عالم ایک یہودی بستی میں رہتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایرل جنکشن کے پاس ایک فلسطینی نے یہ کارروائی کی۔ اس فلسطینی نے حملے کے دوران چاقو اور بندوق کا استعمال کیا۔ دوسرے زخمی سپاہی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ وہ ایک نیا مغربی کنارہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہم ایرل علاقے میں 840 ہاؤسنگ یونٹس کی تعمیر کا کام شروع کریں گے۔ اس منصوبے کو 2 سال پہلے منظوری دی گئی تھی۔ انہوں نے حملے کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ دہشت گرد ہمیں یہاں سے اکھاڑ نہیں سکتے بلکہ اس کا بالکل الٹ نتیجہ نکلے گا۔ جمال خشوگی قتل سے 1 سال پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے ایک خفیہ آپریشن کو منظوری دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا۔ بتایا گیا کہ اس آپریشن کے تحت مخالفین پر نظر رکھی گئی، ان کا اغوا کیا گیا اور انہیں ٹارچر کیا گیا۔ اس رپورٹ میں امریکی عہدیداروں کا حوالہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے تعلق سے انہوں نے خفیہ دستاویزات دیکھی ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک سعودی ریپڈ انٹرونشن گروپ تھا۔ اس گروپ کی
शिकार एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी बनी जिन्होंने मुल्क में औरतों के हालात के बारे में बताया था। पिछले साल उन्हें टॉर्चर किया गया जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। यह रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब पिछले साल गिरफ्तार खातून इंसानी हुकूक कारकुन के खिलाफ रियाद की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन सऊदी ओहदेदारों ने ऐसे किसी भी ऑपरेशन की खबरों को गलत बताया। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। क्राइस्ट चर्च मरहूमीन के रिश्तेदारों में बेचैनी। ओहदेदारों ने कहा 4 शंबे तक तमाम मैयतें हवाले कर दी जाएंगी। न्यूजीलैंड हमला आवर का मेंटल बैलेंस खराब नहीं है, अदालत में अपना केस लड़ेगा, वकील का बयान। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने गन लॉ सख्त करने का किया फैसला, तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। नीदरलैंड्स की ट्राम में फायरिंग से दहशत, 1 हलाक कई जख्मी, हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका सीरिया में 1000 सिपाहियों को बरकरार रखेगा, बागोस में लड़ाई जारी। फलस्तीनी के हमले में इस्राएली सिपाही और यहूदी आलिम हलाक, नेतन्याहू ने कहा हमें नहीं हटाया जा सकता। मोहम्मद बिन सलमान ने 1 साल पहले मुखालिफिन को खामोश करने के लिए खुफिया ऑपरेशन को मंजूरी दी, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी, असद ओवैसी ने हैदराबाद से नॉमिनेशन दाखिल किया। मनोहर पारिकर को आखिरी विदाई, गोवा में नए चीफ मिनिस्टर की तलाश शुरू, कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया, जबरदस्त सरगर्मियां। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अफ्रीका के मुल्क माली में मिलिटेंट्स के हमले में कम से कम 21 सिपाही हलाक हो गए। मकामी मीडिया में कहा गया कि हमला आवरों ने आर्मी कैंप पर हल्ला बोल दिया। हालिया अरसे में माली में ऐसी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है जहां अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट सरगर्म हैं। अफ्रीका के एक और मुल्क कांगो में एक ट्रेन पटरी से उतर गई जिसमें कम से कम 24 लोग हलाक हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान के एक हमले में 22 सिपाही हलाक हो गए। यह हमला फरियाब सूबे में किया गया। तालिबान ने हालिया अरसे में अपने हमले तेज कर दिए हैं, हालांकि वो 17 साल से जारी अफगान जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में एक ट्रेन बम धमाके में 3 लोग हलाक और 6 जख्मी हो गए। यह धमाका उस वक्त हुआ जब पैसेंजर ट्रेन नसीराबाद जिले में डेरा इसरार जमाली स्टेशन पहुंची। इस हमले की तहकीकात जारी है। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मरहले में 20 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की 91 सीटों के लिए पोलिंग होगी। नॉमिनेशंस दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। नॉमिनेशंस की जांच अगले दिन 26 मार्च को होगी। 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले मरहले में 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिन रियासतों में इस मरहले में वोट डाले जाएंगे उनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम,
असम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान निकोबार जजीरे और लक्षद्वीप शामिल है। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा हल्के से अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर दिया है। असद ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्का हिंदुस्तान के दबे कुचले और कमजोर लोगों की आवाज रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। असद ओवैसी ने 2004 से मुसलसल 3 बार हैदराबाद सीट जीती है। तेलंगाना की हुकूमत टीआरएस ने उनकी तायद का ऐलान किया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर की आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा कर दी गई। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने मनोहर पारिकर अमर रहे जैसे नारे लगाए। हजारों लोगों ने गोवा के चहीते लीडर को आखिरी विदाई दी। आखिरी रसूमात सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई और उन्हें 21 बंदूकों से सलामी दी गई। मरकजी हुकूमत ने पीर को शोक का ऐलान किया था। हजारों लोगों ने कतार में ठहर कर आखिरी दीदार किया। पैंजी में मनोहर पारिकर का आखिरी दीदार करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी जज्बाती हो गई। पारिकर का इतवार को इंतकाल हुआ था। वो तकरीबन 1 साल से पैंक्रिया के कैंसर से लड़ रहे थे। आखिरी रसूमात से पहले मनोहर पारिकर की मैयत को बीजेपी हेडक्वार्टर में रखा गया। बाद में मैयत को कला एकेडमी ले जाया गया, जहां अवाम को दीदार का मौका दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कला एकेडमी में आंझानी लीडर को खिराज अकीदत पेश किया और उन्होंने पारिकर के बेटों और दूसरे अरकान खानदान को पुरसा दिया। शाम में मिरामार बीच के करीब आखिरी रसूमात अदा की गई। पारिकर के बेटे उत्पल ने चिता को आग दिखाई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गोवा में 7 दिन का सोग मनाया जा रहा है। गोवा के नए चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने गोवा के पार्टी लीडर्स और इत्तेहादी पार्टनर से बातचीत की। इस दौरान कांग्रेस ने भी गवर्नर मृदुला सिन्हा से मुलाकात करते हुए हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। कांग्रेस डेलीगेशन ने गवर्नर से कहा कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उसे हुकूमत बनाने की दावत देनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि बीजेपी और उसके इत्तेहादी मेजॉरिटी से महरूम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेजाब से हमला या एसिड अटैक एक गैर महज़ब और बेहिस जुर्म है जो किसी नरमी का लायक नहीं हो सकता। अदालत ने 2 मुजरिमों को 1.5 लाख रुपए मुतासरा औरत को देने का हुक्म देते हुए यह रिमार्क किया। यह मुआवजा मुतासरा औरत को दिया जाएगा। यह वाकया 2004 में पेश आया था जब एक 19 साल लड़की पर तेजाब फेंका गया था। यह मुजरिम इस जुर्म के लिए 5 साल की जेल काट चुके हैं। अदालत ने हिमाचल प्रदेश की हुकूमत से कहा है कि वो इस मुतासरा औरत को कायदे के मुताबिक मुआवजा दे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। क्राइस्ट चर्च मरहूमीन के रिश्तेदारों में बेचैनी। ओहदेदारों ने कहा 4 शंबे तक तमाम मैयतें हवाले कर दी जाएंगी। न्यूजीलैंड हमला आवर का मेंटल बैलेंस खराब नहीं है, अदालत में अपना केस लड़ेगा, वकील का बयान। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने गन लॉ सख्त करने का किया फैसला, तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। नीदरलैंड्स की ट्राम में फायरिंग से दहशत, 1 हलाक, कई जख्मी। हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा दहशतगर्द कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका सीरिया में 1000 सिपाहियों को बरकरार रखेगा। बागोस में लड़ाई जारी। फलस्तीनी के हमले में इस्राएली सिपाही और यहूदी आलिम हलाक। नेतन्याहू ने कहा हमें नहीं हटाया जा सकता। मोहम्मद बिन सलमान ने 1 साल पहले मुखालिफिन को खामोश करने के लिए खुफिया ऑपरेशन को मंजूरी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। असद ओवैसी ने हैदराबाद से नॉमिनेशन दाखिल किया। मनोहर पारिकर को आखिरी विदाई। गोवा में नए चीफ मिनिस्टर की तलाश शुरू। कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा पेश किया। जबरदस्त सरगर्मियां।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.